नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं देहरादून में स्थित एक स्केटिंग एकेडमी में, जहां पर कि नौजवान युवा खिलाड़ी इस खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसमें पारंगत होने का उनका प्रयास है, जिससे कि वो बेहतर में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। स्केट्स के पहियों की रफ्तार, बच्चों के चेहरे पर उत्साह और कुछ नया सीखने का जज्बा। स्केटिंग रिंग का यह जीवंत माहौल खेल के प्रति समर्पण और अनुशासन की कहानी बयां करता है। यहाँ हर दिन नन्हे खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ अपने कौशल को निखारने में जुटे रहते हैं। हर सफल खिलाड़ी के पीछे उसकी मेहनत जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही अहम भूमिका उसके कोच की भी होती है। बच्चों की प्रतिभा को पहचानना, उसे सही दिशा देना और हर दिन बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना एक कोच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए मिलते हैं स्केटिंग कोच से और जानते हैं कि बच्चों को इस खेल में आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की तैयारी, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। तो आइए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री प्रियांक शर्मा जी, जो कि एक स्केटिंग कोच है और लंबे समय से स्केटिंग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रियांक जी, आप अपने बारे में बताएं कि आपका ये स्केटिंग तक का सफ़र कैसा है। सर देखिए, मैंने 5 साल की उम्र से ये गेम स्टार्ट करा था और 7 साल की एज में मैंने अपना पहला नेशनल्स खेल लिया था रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद एज बाय एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग आगे खेलते रहे और फाइनली जो 2019 में मेरा लास्ट सीनियर नेशनल्स था जो मैंने प्ले करा। उसके बाद से मैं उत्तराखंड टीम के एज ए कोच की कमान संभाल रहा हूँ और एट प्रेजेंट तक। जी प्रियांक जी, स्केटिंग गेम के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखा तो हमने सबने है कि स्केट करते हुए बच्चों को, लेकिन किस तरह की इसमें फॉर्म्स है, किस तरह के गेम्स होते हैं, किस तरह के पार्टिसिपेशन इवेंट्स होते हैं। सर देखिए, मुख्य तरह स्केटिंग जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग। अब अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं रोलर स्केटिंग करते हैं, क्योंकि 99% रोलर स्केटिंग यहाँ पर प्ले करा जाता है फ्लोर्स पर। और रोलर स्केटिंग में अगर हम बात करें तो 8-9 तरह के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पीड स्केटिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, इसकी स्पीड स्केटिंग, इनलाइन हॉकी, रोलर हॉकी, रिंक हॉकी, एल्पाइन, डाउनहिल, स्केटबोर्डिंग एंड स्कूटरिंग। ये इसके मेन फॉन्ट्स रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड स्केटिंग को वैल्यू दी जाती है और सबसे ज़्यादा ये खेला भी जाता है ऑल ओवर इंडिया में। जी, रोलर स्केटिंग की आपने बात करी, जो कि आपने कहा कि मुख्यतः तौर पर रोलर स्केटिंग ही खेला जाता है। तो इसके जो स्किल सेट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है गेम की, खास करके जो इक्विपमेंट्स है, जो इसके लिए आपको सामान चाहिए खेलने के लिए, जिसमें कि हम स्केट्स तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या ज़रूरत है। सर देखिए, मेनली तो हमें रोलर स्केट्स में हमें स्केट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, हेड गियर एंड रिस्ट गार्ड, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगर बच्चा इन केस गिरता है तो कम से कम उसका इम्पैक्ट जो हो कम से कम हो जी, सेफ्टी गियर्स के नाम। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जो कि जब इवेंट्स होते हैं जिसमें कि लाइक विन और लॉस डिसाइड होता है, तो उसमें किस आधार पे इसका विन और लॉस का फैसला होता है। सर देखिए, जब स्पीड रेसेस होती हैं तो उसमें सिंपली रेस होती है जिसमें 6 से 8 मेंबर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग लाइन पर रहते हैं। रेस स्टार्ट होती है जैसे हम देखते हैं नॉर्मली एथलेटिक्स वगैरह में और ऐसी रेसेस होती हैं, ऐसी सेम चीज़ स्केटिंग में होती है। अब जहाँ हम एथलेटिक्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें फिनिशिंग लाइन पे टॉर्सो काउंट होता है, जो आपकी अपर बॉडी होती है, बट स्केटिंग में आपकी अपर बॉडी काउंट नहीं होती, आपका जो स्केट होता है, स्केट डिसाइड करता है कि आपकी फिनिशिंग कैसे हुई है। जी, और इस गेम के लिए क्या स्किल सेट की ज़रूरत है, खास करके जब बच्चों में जो कि इसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी इस गेम में हैं, तो क्या स्किल सेट की इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। सर सबसे अच्छी बात है कि इसमें जितनी कम एज होती है तो उतना ही बढ़िया माना जाता है। एज जितनी कम होती है उतना रिफ्लेक्शंस बढ़िया होते हैं, बच्चे की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, मोबिलिटी बढ़िया रहती है और फॉलिंग इम्पैक्ट कम से कम होता है और सेंटर ग्रेविटी बढ़ती है तो बच्चा गिरने के चांसेस कम से कम होता है, गिरता है तो उसके चोट लगने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो ये बेस्ट गेम है अगर आप बच्चा 3+ एज का है, दिस इज द बेस्ट गेम। जी, और फिर डिफरेंट एज कैटेगरीज में क्या क्या कॉम्पिटिशन्स है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, खास करके इंडिया की बात करें तो। सर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो पहला सेट हमारा तैयार होता है एज ग्रुप का, वो होता है कैडेट ग्रुप 5 to 7 ईयर्स। तो 5 to 7 का जो एज ग्रुप होता है वो कैडेट में आता है, देन आफ्टर 7 to 9, 9 to 11, देन आफ्टर 11 to 15 और कैरी ऑन। जी, और ओलंपिक में भी ये गेम शुरू हुआ है, इसकी कहानी क्या है कि अभी तक ये ओलंपिक में क्यों नहीं था।
सर ओलंपिक में रोलर स्केटिंग फर्स्ट टाइम 1992 में बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको एज ए इंट्रोडक्शन गेम की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से इस गेम को आगे मान्यता नहीं मिल पाई और ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद और परफॉर्मेंस बेसिस पर बीजिंग ओलंपिक्स 2020 में इस गेम को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। स्केट बोर्डिंग जो हमारा, मैंने आपको बताया था अभी 8 फॉन्ट्स होते हैं हमारे, उनमें से एक स्केट बोर्डिंग होता है, तो स्केट बोर्डिंग फॉन्ट को ओलंपिक्स प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से तो लगातार खेला जा रहा है। उसके बाद लगातार खेला जा रहा है और बाकी के जो स्केटिंग इवेंट्स होते हैं वो समर ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस्ड है। अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग और कोचिंग की। तो इसकी ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए किन चीज़ों पर खास महत्व दिया जाता है? सर सबसे ज़्यादा तो एक तो बच्चे की बैलेंसिंग पे हम लोग वर्क करते हैं। फर्स्ट डे 1 से बच्चे की जो बैलेंसिंग है वो हमें सुधारनी है। सेकेंडरी स्केट इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करा जा रहा है। स्टार्टिंग में ही हमें बच्चों को प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं देना है, हमें उसको एक बेसिक स्केट देना है, बेसिक एडजस्टेबल स्केट से हमें उसकी स्टार्टिंग देनी है। डिसिप्लिन एक इसमें खास महत्व रखता है, क्योंकि आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना हो तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या टाइम शेड्यूल, बच्चों की डाइट, इंजरी फ्री रहना, वार्म अप एक्सरसाइजेस, कंडीशनिंग और पोस्ट वार्म अप, क्या आपके लिए एक शेड्यूल रहता है? सर जैसे और गेम्स में रहता है सेम हम भी स्केटिंग में वही फॉलो करके चलते हैं कि वार्म अप से हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा जो है ऑफ स्केट ट्रेनिंग चलती है। पहले हम डायरेक्ट स्केट पे नहीं लेकर आते हैं, पहले ऑफ स्केट ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद हम उनको ऑन स्केट लेकर आते हैं। कई बार जैसे स्टार्टिंग में बच्चा बिगिनर होता है तो हम उसको कारपेट के ऊपर या ग्रास के ऊपर भी वर्क कराते हैं। ये उसकी जो है इस स्पीड जो होती है उसको कंट्रोल करके रखता है ताकि व्हील एकदम से मूव ना करे, बच्चा फॉल ना करे। फिर उसके बाद और जैसे शेड्यूल के हिसाब से फिर लास्ट में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी, कंडीशनिंग एंड देन आफ्टर डिस्पर्सल वर्क। जी, इंजरी एक आज के खेल का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जिसमें हमने बड़े बड़े करियर ख़त्म होते हुए देखे हैं। तो इंजरी फ्री रहने के लिए खास करके स्केटिंग में कोई खास तरीके का हमें ध्यान रखना होता है? सर इंजरी फ्री के लिए बस मेन जो चीज़ है वो वार्म अप है। कोई कभी भी आप स्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं बिना वार्म अप के, बिना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के, स्पेशली जो आपके एंकल मूवमेंट्स हैं, लिगामेंट मूवमेंट्स हैं, नीज़ के और काफ्स की जो मसल्स है, आपको उसको वार्म अप करके चलना है, क्योंकि स्केटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं पर आता है। लोअर अपर बॉडी, जो लोअर बॉडी होता है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। जी, और जब हम बात कर रहे हैं स्केटिंग की तो इंडिया में खासकर देखा जा रहा है, हालांकि ये ठीक ठाक पॉपुलर गेम है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इस गेम के सामने, जिसको ताकि इसको एक पूरे राज्यव्यापी या देशव्यापी तौर पर इस पॉपुलर हो सके, उसके लिए आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? सर चैलेंजेस सिर्फ ये आते हैं हमारे आगे इस गेम में कि गेम, मैंने जैसा आपको बताया कि ओलंपिक्स में 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था जी, और अब तक सिर्फ 2 अर्जुन अवार्ड ही रहे हैं रोलर स्केटिंग में। एक नमन पारेख 1987 एंड देन आफ्टर अनूप कुमार यामा 2015। अनूप कुमार यामा को वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2013 में गोल्ड मेडल, ही वॉन गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप आर्टिस्टिक इवेंट, उसके बेसिस पे 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला। तो एक गेम को सिर्फ अब तक 2 अर्जुन अवार्ड मिल पाए हैं, तो थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक रहा है। और बट ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि 2015 में एटलीस्ट हमें मिला, और अब हम फिर से वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट ही एक स्पीड स्केटिंग में अनंत कुमार वील कुमार जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल वॉन करके आए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जब देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे स्केटर्स हैं वो पहले इतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे, बट लास्ट 5-6 ईयर्स में, 7 ईयर्स में अच्छी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हुई है। और अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर, जैसे कि आपने बताया, अब थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ है, अर्जुन अवार्ड भी या मेडल भी आने शुरू हुए हैं, उत्तराखंड का क्या फ्यूचर आप देखते हैं, खास करके जो हमारे बच्चे इसको खेल रहे हैं? सर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट 6-7 ईयर्स में हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर रहे हैं। ऑल इंडिया हमारे मेडलिस्ट रहे हैं बच्चे। अभी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ 3-4 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो अभी ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल्स लेकर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बेंचमार्क उन्होंने सेट करा है कि राष्ट्रीय स्तर पे, ऑल इंडिया स्तर पे अगर ये मेडल्स लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट दिखाया है अपना। और बाकी इनकी प्रैक्टिसेस पे और कोचिंग पे हम लोग पूरा बढ़िया से फोकस कर रहे हैं कि जो भी कुछ कमियां रह रही हैं हम उसको कवर अप करें। जी, प्रियांक जी, जब भी कोई स्पोर्ट होता है, खास करके भारत में ये पहले धारणा थी कि आप खेल को लेकर उतना सीरियस नहीं थे हम, और बोला भी जाता था कि खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, या पढ़े लिखेंगे तो होंगे नवाब। हालांकि वो धारणा बदल गए, फिर भी अब क्या पेरेंट्स सपोर्ट की इसमें क्या आवश्यकता है और कितना बड़ा रोल है अभी भी पेरेंट्स सपोर्ट का एक प्लेयर बनाने में? बिल्कुल सर, ये टेंडेंसी थी पहले बहुत ज़्यादा थी कि खेलोगे कूदोगे तो, है ना, और ठीक है, बट समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं सर। और जैसे जैसे गवर्नमेंट ने भी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली है, जॉब्स क्रिएट करी हैं प्लेयर्स के लिए। अभी आप लेटेस्ट ही देख लीजिए, अभी जो 38 हमारे नेशनल गेम्स हुए हैं
उसमें हमारी जो राज्य सरकार है उसने घोषणा करी है कि जितने भी इसमें राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी पदक विजेता थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर, उनको सरकारी नौकरी का उन्होंने एक वादा किया है और बहुत उसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो भी चुके हैं, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि आप फोकस करिए अपने गेम पर, जॉब आपकी सिक्योर है, आप सिर्फ अपनी मेहनत करिए। हम खेल तो खेल सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमें करियर भी बनाना होता है कि अब करियर इसमें कितना सिक्योर दिख रहा है। स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड अगर हम बात करें तो और नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे और क्या क्या योजनाएं हैं सरकार के पास? सर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे यहाँ पर कोचेज़ जो है नियुक्त किए गए हैं उत्तराखंड में, और ऑन द बेसिस ऑफ NIS परफॉर्मेंस एंड BPEd MPEd को भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। बट जो आपके पर्टिकुलर गेम्स के जो आपके कोर्सेज रहते हैं, जैसे RSFI लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कोर्सेज कराती है, ऐसी इंटरनेशनल जो फेडरेशन है FIRS फेडरेशन इंटरनेशनल डी रोलर स्पोर्ट्स, इनकी तरफ से भी जो है आयोजन किया जाता है, कोचिंग सेमिनार्स वगैरह होते हैं। तो उसमें जो जो लेवल 1 लेवल 2 को क्रॉस करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। जी। और जितने की आपने बात करी तो स्केटिंग को लेकर अभी आपको क्या लगता है कि भारत का इसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है? सर बढ़िया, अच्छा इंप्रेशन चल रहा है इंडिया का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अनंत कुमार जो है लेटेस्ट मेडल्स वगैरह लेकर आए हैं। अभिजीत अमलराज आर्टिस्टिक में, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जी। तो ये बहुत सिंपल से हमारे कुछ ऐसे सिग्नल्स हमें जा रहे हैं इस गेम के प्रति कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट हमारा आ रहा है और आगे फ्यूचर बढ़िया। आपने आर्टिस्टिक रोलर स्केटिंग की बात करी है, काफ़ी फेमस है। आर्टिस्टिक रोलर स्केटिंग पे हमने देखा है कि लोग तरह तरह के करतब या उसमें एक तरह का जिम्नास्ट जुड़ जाता है। इस विधा के बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर आर्टिस्टिक में क्या होता है कि आपको रेसेस वाला नहीं करनी होती है, आपको इवेंट्स, आपको फिगर्स बना के दिखानी होती है। जैसे कि स्पिन फिगर होती है, दोनों लेग के ऊपर फिगर होती है स्पिन की, फिर एक सिंगल लेग स्पिन होता है, जंप्स होती है 180 डिग्री जंप्स, 360 जंप्स, लेग्स की लिफ्टिंग करना और फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप फिगर्स बना के दिखाएंगे, उसमें भी दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम, लॉन्ग प्रोग्राम। शॉर्ट प्रोग्राम मीन्स वो एक शॉर्ट का 1.5 मिनट का प्रोग्राम होता है, 1.5 से 2 मिनट का। लॉन्ग प्रोग्राम जो है 3 मिनट के लगभग रहता है। तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फिगर्स आप बना रहे हैं, वो भी बिना गिरे कितनी एक्यूरेसी के साथ आप वो फिगर क्रिएट करके दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आर्टिस्टिक इसके ऊपर बेस्ड है जी। और ये शायद ओलंपिक में भी हमने देखा है, ये आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, जिसमें कि मेडल्स खास करके रशिया का या जापान का इसमें काफ़ी दबदबा है। सर ये उसमें फिगर स्केटिंग में रहता है मेनली, जो कि आइस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल, और ये इसमें विंटर ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है, और रोलर स्केटिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो समर ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है। और जो प्रॉपर हमारे जो मेन ओलंपिक्स होते हैं उसमें स्केट बोर्डिंग होती है। अगर आपको याद हो, आप कुछ रैंप होता है, रैंप में ऊपर जाते हैं, फ्रंट जाते हैं, फिर बैक आते हैं, फ्लिप करते हैं, दैट इज़ स्केट बोर्डिंग जी। और भारत सरकार की योजनाओं की मैं बात करूं, जैसे कि हम खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम्स, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो स्पोर्ट्स का एक एनवायरनमेंट है भारत में, स्टेट में, वो चेंज हो पा रहा है? सर देखिए, पहले से तो चेंजेस हैं। जैसे कि मैं स्केटिंग की ही बात करता हूँ तो पहले खेलो इंडिया में नहीं था, और यूनिवर्सिटी गेम्स में स्केटिंग को इंट्रोड्यूस हुए 8 साल हो गए हैं। और ये भी बहुत अच्छा साइन है कि पहले जो गेम नहीं इंट्रोड्यूस था वो पिछले 8-9 साल से कंटिन्यूसली उस प्रोग्राम में है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि पहले NIS में हमारा गेम रोलर स्केटिंग नहीं इंक्लूडेड था, अब 2022 से स्टार्ट हो चुका है। पहला बैच 2022 का था रोलर स्केटिंग रोल बॉल का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और ढेर सारी जानकारी स्केटिंग से संबंधित हमारे दर्शकों को देने के लिए और समझने के लिए कि किस तरह की चीज़ें इसमें ज़रूरी है एक प्लेयर को, खास करके अगर उसको अपना भविष्य इसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स के लिए एक पेरेंट सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मैनेज कर रहा होता है पढ़ाई के साथ साथ। तो मैम, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट को कैसे मैनेज करते हैं, और स्केटिंग ही क्यों चुना बच्चे के लिए? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स को मैनेज करना इट्स लिटिल टफ, बट जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स। पढ़ाई और स्पोर्ट्स को सर आपस में मैच नहीं कर सकते, बट उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे को एक स्पोर्ट ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए। और स्केटिंग मैंने अपनी डॉटर के लिए इसलिए चूज़ किया, स्केटिंग बैलेंस सिखाता है, स्केटिंग कंसंट्रेशन सिखाता है, स्केट्स की हेल्प से
आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होता है। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर योगदान रहता है वो रहता है कोचिस का, और जितने भी हमारे कोचिस हैं दे प्ले अ फैबुलस रोल। वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्निक सिखा रहे हैं बच्चों को कि उनका कंसंट्रेशन लेवल पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, स्केट्स में, हर चीज़ में इम्प्रूव हो रहा है। अगर ये गौरी कल को स्पोर्ट में करियर बनाना चाहे, खास करके स्केटिंग में, तो आपका क्या टेक रहेगा? सर मैं हमेशा गौरी के साथ हूँ। गौरी 2 साल से स्केट सीख रही है। मैंने कभी भी मैंने उसे लेट डाउन नहीं किया है। तो जो भी बच्चा आगे जाना चाहे, तो मेरी तो सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, जितना भी आगे आप सपोर्ट कर सकते हो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, आगे लेकर जाइए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे निकले। आइए बातचीत करते हैं पेरेंट्स से। मोबाइल युग में खास करके जहाँ पर कि बच्चे मोबाइलों में कैद हो गए हैं, वहाँ पर फिजिकल स्पोर्ट, खास करके जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, उनको लेकर पेरेंट्स का क्या रवैया, आइए उनसे जानते हैं। स्पोर्ट का क्या है कि इनका अपना खुद का चॉइस था कि पापा हमें स्केट करना है। स्पोर्ट हमने इसलिए इनको प्रमोट करा इसमें कि स्पोर्ट जो नॉट फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ को बड़ा अच्छा करता है। स्पोर्ट हमारी लाइफ में नो को सिखाता है कि बच्चा जीतता भी है, हारता भी है, तो हारने के बाद फिर उसे जीतना है। तो लाइफ में हमारे कई सारे स्टेप्स होते हैं कि हम हार जाते हैं, तो इस पर स्पोर्ट जो है मेंटल पीस करता है। स्पोर्ट जो है, जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, ये अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो 90% जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे किसी भी लेवल पर जाए, वो नशे से दूर रहते हैं जी। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है स्पोर्ट के लिए। तो ये स्पोर्ट में हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को डालना चाहिए। स्पोर्ट कोई सा भी हो और उनके पीछे लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट हो आपको उसमें बच्चे को इन्वेस्ट करना पड़ता है और खुद को भी इन्वेस्ट होना पड़ता है। अभी भी इनका जोनल हुआ था तो उसमें इनका एक गोल्ड एंड सिल्वर आया है। अब रीजनल में जाएंगे ये, और बिटिया ने उत्तराखंड के उसमें काफ़ी 11 मेडल ले चुकी है, 9 मेडल ये जीत चुके हैं। तो स्पोर्ट्स का लाइफ में ये है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने ये नहीं करा तो आप भी करिए। जिस पेरेंट ने जो नहीं करा तो वो उनकी विफलता है ना जी। तो बच्चे को फ्री छोड़िए कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हम बैडमिंटन अच्छा लगता है, पेरेंट को सोचता है कि बच्चा भी बैडमिंटन खेले। नहीं, मुझे लगा था कि ये बैडमिंटन खेले, पर बोला हम ये खेलेंगे। तो कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें ये जो गेम पेरेंट्स को पसंद है वो गेम बच्चे को नहीं खिलाने का है, जो बच्चे को पसंद है उसे वो खेलने देने का है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बैडमिंटन पकड़ाते यही खेलो, इसमें स्कोप है, क्रिकेट खेलो, इसमें स्कोप हर गेम में होता है। क्योंकि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो, इट इज कॉल्ड द जैवलिन थ्रो, सब भाला फेंक कहते हैं। उसके बाद पता चला कि जैवलिन थ्रो भी कोई गेम है। तो करियर किसी भी गेम में बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपको उस गेम में अपना को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेरा कोशिश है कि ये फिजिकल एक्टिविटी में हर जगह इन्वॉल्व रहे। अभी क्लास 2 में पढ़ रहा है ये, और हर इवेंट के अंदर कोशिश करता है कि हर जगह वो फिजिकल जो एक्टिविटी है उसमें अपना काम करता रहे। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका विकास होता रहे, और शारीरिक विकास होगा तो तभी मानसिक विकास हो सकता है। तो यह यहाँ पर जो एकेडमी का माहौल है बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी तरीके से बाकी इवेंट के अंदर भी अगर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहे तो बच्चों को काफ़ी उन्नति मिल सकती है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाला उत्साह इस बात का प्रमाण है कि यदि उन्हें सही प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और निरंतर प्रोत्साहन मिले तो वे आने वाले समय में उत्तराखंड और देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं हमारे साथ मौजूद कुछ खिलाड़ियों से और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया और उनका ओपिनियन इस खेल के बारे में। आपका नाम क्या है? भाग्यश्री। भाग्यश्री, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? LKG। आपको स्केटिंग करना अच्छा लगता है? और आप कब से कर रही हैं स्केटिंग? 1 ईयर से। अच्छा। मेरा नाम गौरी शर्मा है। आई एम इन क्लास 5th एंड आई हैव मीन्स डन 1 year and 2 months of skating. I am a professional skater and I have won 4 gold medals at national level, 4 gold medals at district, 2 at state and 1 at inter-school. I also won a gold medal at rollerball. Skating is my passion. I actually want to be a scientist, but it's my greatest hobby, skating and reading books. मेरा नाम सिद्धांत गरोला है। मैं क्लास 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मुझे स्केटिंग करते हुए 2.5 ईयर्स हो चुके हैं और मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है स्केटिंग में कि मतलब बिल्कुल फिट, बॉडी फिट हो जाती है स्केटिंग करके। सबसे पहले तो मैं अपने कोच से इसको थैंक यू करना चाहूँगा। मैंने
बहुत सारे मेडल जीते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, मैंने तीनों ये जीता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सर एंड मैम कि मेरे को इतने आगे तक आपने मेरे को सपोर्ट करा। नमस्ते, मेरा नाम आरना पांडे है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा सबसे हाईएस्ट लेवल अब तक ऑल इंडिया गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल खेल के अपने पेरेंट्स को प्राउड कर रहा हूँ, जो अभी अब मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं जब स्केटिंग शुरू की थी तब पहले मैं कुछ नहीं कर पाती थी, पर जैसे ही मैंने अपने पे बिलीव किया और कॉन्फिडेंस लाया तो उसके बाद मैंने सर की सुनी, टीचर्स इन द स्कूल, एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग रियली वेल एंड नाउ आई थिंक कि मैं अपने सारे कोचेस की वजह से इतनी अच्छी लेवल पे आई हूँ, तो मैं अब नेशनल्स भी जा सकती हूँ। एंड थैंक यू। मेरा नाम अचल सिंह नेगी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं परेड ग्राउंड सीखने जाता हूँ स्केटिंग। मैं सबसे हाईएस्ट लेवल नेशनल खेलने जा रखा हूँ और मेरे पास टोटल 9 मेडल्स है और मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप्स खेले हैं। आपको स्केटिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे को स्केटिंग में सबसे ज़्यादा स्पीड पसंद है। आइए बात करते हैं पाविका से। मैं 4 साल से स्केटिंग कर रही हूँ। अभी तक आपने क्या क्या मेडल जीते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? मेरे पास 30 मेडल्स हैं। हाँ। और मैंने एक अमृतसर और एक हरिद्वार DPS दौलतपुर स्कूल में पार्टिसिपेट किया। माय नेम इज सारव अग्रवाल। आई लव स्केटिंग। आई हैव वन 2 silver medals. I participated in 2 events like district level crypto state championship and the other is district level roller skating. मेरा नाम है कायनात कौर। मैंने 3 मेडल जीते हैं। मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है। मुझे स्केटिंग करना बहुत पसंद है। मैंने नॉर्मल लेवल में पार्टिसिपेट किया, मैंने सिर्फ 2 मेडल जीत पाई हूँ। माय नेम इज यशस्वी भंडारी। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मुझे स्केटिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं सिंस आई एम डूइंग फ्रॉम 3 months एंड माय एक्सपीरियंस वाज गुड। मेरा नाम डेविड डंगाल है। मेरी फेवरेट हॉबी फुटबॉल और स्केटिंग है। मैं फर्स्ट B में पढ़ता हूँ और मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ स्केटिंग की, और हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब हमारी स्पीड इंप्रूव्ड होएगी। मेरा नाम मनन खत्री है और मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। मुझे 3 महीने हो चुके हैं स्केटिंग करते करते और मुझे 4 मेडल्स मिल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। मेरा नाम ईशान सोनकर। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी तक आपने किन किन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे? अभी तक मैं ऑल इंडिया गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल करता हूँ और मैंने अभी तक 16 मेडल जीते हैं। 16 मेडल। इसमें कौन कौन से मेडल्स आपने जीते हैं? इनमें से मैंने 5 गोल्ड जीते हैं और 10 मैंने वो जीता है सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। आपने स्केट को एज ए गेम के तौर पर क्यों चुना? स्केट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे काफ़ी हार्ड लगती थी, तो मेरे को कुछ ऐसे स्पेशल करना था, तो मैंने स्केट इसलिए चूज़ किया। और क्या पसंद है आपको स्केट्स में, इसके अलावा कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगता था? मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ और यही। और आपका एम क्या है स्केटिंग को लेकर, करियर के तौर पर आप देख रहे हैं स्केटिंग को? हाँ, मैं करियर के तौर में देख रहा हूँ और मुझे नेशनल इंटरनेशनल भी खेलना है। My name is Aditya Chawla. I study in 5th C. I study in this school only. I have 13 medals of skating competitions. I participate in this school and competitions and national level also and district level also. खेल केवल एक पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, टीम भावना, धैर्य और संघर्ष करना भी सिखाते हैं। यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार बनते हैं। दूरदर्शन उत्तराखंड भी अपने कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के माध्यम से ऐसे ही उभरती खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे खेलों से जुड़े और एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जहाँ पर कि हमने स्केटिंग से जुड़ी हर जानकारी को समझा, जाना और ये भी जाना कि किस कौशल की इस खेल को खेलने के लिए ज़रूरत है, ताकि भविष्य में वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए खेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।